अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर शो और मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, इसहाक डार की वापसी की खबरें जो हैं वो गर्दिश में है एक मरतबा फिर से, और अदालत की तरफ से उनको 7 अक्टूबर का वक्त दिया गया है कि इससे पहले अगर इसहाक डार वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद की जो समाअत होगी उस पर फैसला किया जाएगा कि फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स करनी है। इसहाक डार की वापसी की खबर के बाद नवाज शरीफ की वापसी भी जो है वो इस वक्त मौजूए बहस बनी हुई है, और अगर नवाज शरीफ और इसहाक डार वतन वापस आते हैं तो इसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात होंगे, मुल्की मईशत पर यह किस तरह से असरअंदाज होगा, क्योंकि मुल्की मईशत जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। तो मुल्की स्टेबिलिटी जो है उसके लिए क्या, अगर ये सियासत में आते हैं, वापस आते हैं, वतन वापस आते हैं, तो एक जो मुल्की सियासत है उस पर इसके क्या असरात होंगे, मुल्की मईशत पर इसके बहुत गहरे असरात होंगे। क्या जो सियासी स्टेबिलिटी है, मुल्क जो है वो उस सियासत में स्टेबिलिटी की तरफ आएगा या मजीद इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो एक मुज़ाहमती बयानिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टाइम में जब ये बयानिया नून लीग का था, लेकिन इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमने देखना है कि वो आती है या नहीं आती है इसके बाद। और इस हुकूमत के आगाज़ से ही ये कहा जा रहा था कि इसहाक डार वापस आएंगे तो वही मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जा सकते हैं, ही इज़ द ओनली ऑप्शन। और ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी PMLN के जो सपोर्टर हैं उनकी तरफ से भी, और वैसे भी ये कहा जा रहा था कि इसहाक डार ने चूंकि डॉलर को एक जगह पर स्टेबल किया हुआ था और मुल्की मईशत जो है वो एक दुरुस्त समत में गामजन थी और आवाम को रिलीफ दिया जा रहा था। और कुछ अर्सा पहले जब इसहाक डार साहब का हमने इंटरव्यू किया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देना ज़रूरी है। कुछ वक्त, ख़ास वक्त होते हैं कि जब आपको सख्त फैसले लेना पड़ते हैं, मुश्किल फैसले लेना पड़ते हैं, लेकिन दुरुस्त बात ये होती है एक पॉलिटिशियन के लिए या एक वज़ीर ख़जाना के लिए कि वो एक ऐसे फैसले ले कि आवाम को भी रिलीफ मिले और साथ ही साथ जो इकॉनमी है वो भी बेहतर हो। लंदन में आजकल इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, इनकी अपनी अपनी जो लीगल टीम्स हैं उनके साथ मुशावरत की जा रही है, और आज का जो प्रोग्राम है हम उनमें इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करेंगे। इस वक्त एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर वापस आकर हम बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर साहब, इसहाक डार की वापसी की खबरें हैं और साथ ही हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरें भी जो हैं वो एक दफ़ा फिर से गूंजती सुनाई दे रही हैं। नवाज शरीफ साहब कब तक पहुंच रहे हैं? पहले इसहाक डार साहब को तो आने दें, पहले एक झटका जो देना था पूरा हो जाए। मेरा ख्याल है मियां साहब भी आ जाएंगे, बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। आई मीन सूनर देन एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह ताला। एंड इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक हमारी पोजीशन हमेशा से ये रही है कि मियां साहब हों या इसहाक डार साहब हों, इनका कोई केस नहीं बनता। जबरदस्ती उस वक्त का एक माहौल होता है, फिर वही प्रोसीडिंग्स अब कोर्ट में अब चलती हैं, माहौल चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल लोग हैरान होते हैं कि इनको सजा दी क्यों गई थी। इसहाक डार साहब को तो बिल्कुल फॉर नो राइम और रीजन पनामा का केस आपको पता है जो चला था। एक तो उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम भी नहीं था, फिर लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ को घसीट लिया बीच में। अब वो पनामा में इसहाक डार साहब कहाँ से आ गए थे? तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी इनके ऊपर रेफरेंसेस फाइल करें। आई मीन इट हैड नो बेसिस, बट इन एनी केस अल्लाह का शुक्र है कि कोर्ट ने उनको सहूलत फराहम की है और वो वापस आ गए। सही। तो जुबैर साहब, हम देखते हैं कि एक पार्टी जब इक्तदार में आए तो दूसरी जो है वो जेलों में चली जाती है या अदालतों के चक्कर लगाती है। एक ये रिवायत बन चुकी है, तो अभी हम देख रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट में भी यही काम हो रहा है। नहीं, कौन अंदर गया? अभी अंदर नहीं गया, अदालतों के चक्कर लगवाने तो शुरू कर दिए आपने। नहीं, वो चक्कर लगवाने मतलब हमने हमारी हुकूमत के आने के बाद मिसाल के तौर पर इमरान खान जितनी चीजों के भी चक्कर लगा रहे हैं, हाँ। वो उन्होंने अपने इक्तदार के बाद उन्होंने कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला या तोशा खाना का चला या वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला, इलेक्शन कमीशन का तो 2014 से केस चल रहा था। अब ये एक कहीं भी अगर आप नॉर्मल एक कानून हो तो उसके ऊपर जो भी उनके कंसर्न्स थे, और कंसर्न्स एक तो होता है ना कि जी आपने एक ट्रायल कोर्ट में जाके आपने अपने एविडेंस के साथ प्रेजेंट किया, पर एक होता है कि जाहिर है
पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भी जवाब देती है कि जो इल्जामात हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है या हैसियत है या क्या है। अब जितने भी इल्जामात लगे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग के केस में, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब सिंपल सा कि भाई आप इतने अकाउंट्स खोले थे आपने और आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अभी ये तो बड़ा बेसिक है ना। ये सवाल क्या मेरे से नहीं पूछा जाता, आपसे नहीं पूछा जाता, सबसे पूछा जाता है। तोशा खाना का क्या केस है? बड़ा सिंपल है। एक तो मोरली बिल्कुल गलत है कि जी फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो बाजार पहुंच जाए घूमने के लिए। आई मीन इससे ज्यादा क्या घटिया बात हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ दो मेन चीजें हैं कि आपने, जाहिर सी बात है वो क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, वो मैं 20% और 50% की नहीं बात कर रहा, 50% कर लें कि लेट्स अज्यूम खान साहब ने 50% दे दिए थे, 50% ऑफ द वैल्यू कॉस्ट, तो 50% उनको गेन हुआ। तो जो गेन हुआ उस पर आपने क्या डिस्क्लोज नहीं करना अपने रिटर्न्स में? उस पर क्या आपने कैपिटल टैक्स नहीं देना, कैपिटल गेन टैक्स आपको देना है ना, बिकॉज ये तो रूल सबके लिए। या तो वो खान साहब जब ये कहते हैं कि वो मुल्क का तरक्की नहीं करते हैं जहां दो कानून होते हैं, एक गरीब के लिए और एक एलीट के लिए, तो ये तो सबसे ज्यादा तो ही शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि जी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैं जुबैर साहब मैं यही बात कर रही हूँ कि देखें जब आप इक्तदार में आए तो जो है वो इस तरह केसेस बनना शुरू हो गए, इमरान खान पर केसेस, चाहे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो कुछ भी हो। एक टाइम पर हम देखते हैं कि पहले नवाज शरीफ पर जब ये पैनामा का केस चलाया गया या दूसरे ये जो एवन फील्ड रेफरेंस है, ये केसेस चलाए गए तो इनको बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि ये बड़े वैलिड केसेस हैं और इनके जरिए इनको नाअहल किया गया और इनको, तो ये जब इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ आएंगे तो फिर तो अवाम में जो एक तासुर जाएगा वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्रेडिबिलिटी है या नहीं, वो यही देखेंगे कि आम आवाम तक तो यही तासुर जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट में आता है वो ऑपोजिशन को जो है इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाता है। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस की पहली बात तो ये है, हम ये कहते थे और जो दुनिया के इंसाफ का तरीका है कि जी आप देखें वो जो नैब का कानून था ओरिजिनल, उसमें 3 स्टेजेस थे, एक इंक्वायरी स्टेज था, एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज था, एक रेफरेंस का स्टेज था। अब इंक्वायरी आपने शुरू की किसी के भी कहने पर, मेरे कहने पर कि जी XYZ ने बड़े पैसे कमाए थे व्हेन ही वाज रेलवे मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर व्हाटएवर। तो अभी इंक्वायरी स्टेज है और आपने जाके अरेस्ट कर लिया। मरियम नवाज को 2 दफा अरेस्ट किया, दोनों इंक्वायरी स्टेज पर अरेस्ट, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी इतने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल नहीं हुई है। इसी तरह से साद रफीक साहब को या उनके भाई को या शाहिद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल को, मतलब आप इंक्वायरी स्टेज पर लोगों को अरेस्ट कर रहे थे और 6-6 महीने ख्वाजा आसिफ को या एहसन इकबाल को उसके, और फिर उसका पूरा प्रोसेस हुआ, उनको बेल्स हुई, बेल में जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो वेरियस, उनके आप वो देखें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तक आ गया। सो हम तो ये तो इंक्वायरी होना तो फ्रांस के प्रेसिडेंट जाएंगे उनके ऊपर इंक्वायरीज होंगी। प्रेसिडेंट क्लिंटन जब जॉब छोड़ी थी तो उनके ऊपर इंक्वायरीज हुई थी, उनको जवाब देना था। बहुत बड़े बड़े लीडर्स दुनिया के आए हैं जिनको इल्जामात लगते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है। अब यहाँ तो हम ये तो नहीं कि उठा के अंदर बंद कर दिया कि जी कोई कानून ही नहीं, अंदर बंद कर दिया, 6 महीने भूल गए उसके बाद। मतलब यहाँ आपने देखा था शहबाज गिल को 2 दिन हुए थे और चीखें निकल गई थी कि जी वहां उधर रखा हुआ है, पुलिस थाने में रखा हुआ है, जुडिशियल क्यों नहीं हो रहा। तो मरियम नवाज को 90 डेज रखा था, 90 डेज। अभी शाहिद खाकान अब्बासी को आप देख लें कि उन्होंने जो कहा था कि मैं नहीं बेल का लिए अप्लाई भी नहीं करूंगा, तो वो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। एक पकड़ धक्कड़ की सियासत होती है और एक होता है कि एक आप ये कह सकते हैं कि जी तोशाखाना केस आपने गलत फाइल, यही हो सकता है ना कि जी ये हुकूमत तो ये तो बिल्कुल वो है, इंटिमिडेशन पर आ गई है, रिवेंज पर आ गई है एंड सो ऑन। तो वो उसमें इमरान खान इज रोमिंग अराउंड बिल्कुल फ्रीली। इसी तरह से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने लिया था, हमने नहीं लिया था जब उन्होंने वो थ्रेट दिए थे या जो भी दिया था। तो इस किस्म के केसेस, और उसमें भी देखे ना 2 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। एक हमारे जो 3 लीडर्स थे, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी, उनको तो आपने 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन दे दी और इमरान खान को उसी पर उन्होंने सजा नहीं दी।
और जो लॉयर्स अभी भी तो ये कह रहे हैं अभी तो उसकी समाअत जो 29 सजा नहीं बन हाँ 29 सितंबर को बयान हल्फी दोबारा जमा कराने को कहा है, तो उसके बाद जो है वो फर्द जुर्म तो आयद करने का अभी उन्होंने पेंडिंग किया है, अभी फर्द जुर्म आयद की नहीं है, पेंडिंग की नहीं, है एक सिर्फ। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन दी गई थी उनको तीनों को। यूसुफ रजा ठीक गिलानी है को भी दी गई थी। जी यूसुफ, आज आज एज वी टॉक टुडे ये तीनों पीएमएलएन के लीडर्स कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन इमरान खान साहब लड़ सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी उस वक्त कानून का गलत इतलाक हुआ था। भाई अगर उस तो किसी ना किसी टाइम पे तो ठीक करना है ना जुबैर साहब। अगर तो आप अगर एक प्रेसिडेंट, अगर इमरान खान की सूरत में ही सही, तो अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप ये, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, एक आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्रिकेटर्स के लिए। अगर आपने किसी को 5 साल के लिए बैन किया कि जी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, और फिर एक 4 साल के बाद एक और साहब आते हैं जिन्होंने सेम ऑफेंस किया हो, वो कहते हैं नहीं यार बहुत ही हार्श, हम अब थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, तो आप कहेंगे आप खेल सकते हैं, तो वो तीनों नहीं शोर में जाएंगे भाई हमारा भी तो खत्म करो ना सके, हम खेलना शुरू करें। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपने अगर आप समझते हैं कि उस वक्त आपने सख्त इतलाक किया था, तो आप उसको वो छोड़ देना, आप उसको अभी जो 3 है उनके साथ भी इंसाफ करते हैं, कम से कम 4.5 साल के बाद इंसाफ करते हैं। तो अगर ये फैसला आता है तो फिर उसको जो दानियाल अजीज और तलाल चौधरी का केस है उसमें अपीलें दायर कर दें नजरसानी की? नहीं दायर तो करते, लेकिन जजेस को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना कि ये सारी बहस शुरू हो गई थी कि जी जब आपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर, और प्लस द रॉयल ट्रीटमेंट दैट इमरान गॉट इन द कोर्ट, डू यू रियलाइज एंड डू यू कंपेयर दैट विद द वे तलाल चौधरी और निहाल हाशमी को तो अरेस्ट कर दिया था, और उसका बाजू पकड़ के पुलिस को कहा गया कोर्ट रूम नंबर 1 से बाजू पकड़ के फॉर अ सेनेटर उसको लिटरली घसीट के लेके जा रहे थे। और फिर आपने वो उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी जजेस की, सिसिलियन माफिया, मतलब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर उनको कह रहे हैं सिसिलियन माफिया है। इमरान को कहा है उन्होंने तो कहा कि हम इतने इम्प्रेस हैं आपके जवाब से, वो तो वाह वाह झूम रहे हैं जजेस, और वो कह रहे हैं कि ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इस किस्म का वो खुद सबमिट कर दिया आके एक लीडर ने। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज उसको वो रॉयल ट्रीटमेंट इसलिए मिलती है कि इज अ बिग लीडर, दैट्स द ओनली थिंग, और जिसको आम फहम जुबान में लाडला कहते हैं। सही। अच्छा जुबैर साहब, अगर तो इसहाक डार साहब भी वापस आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, तो मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि जो इमरान खान है उनको तो हम एक दफ़ा फिर जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक मुजाहमती बयानिया उनका मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर नवाज शरीफ भी वापस आ जाते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो फिर चैन से नहीं बैठेंगे, वो और एग्रेसिव होते हुए नजर आएंगे। देखिए ना, ये तो धचका इमरान खान के लिए, इट्स अ बिग पॉलिटिकल इवेंट, दोनों का वापस आना, इसहाक डार साहब का वापस आना, और उससे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा जब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा और पाकिस्तान की सियासत पर उसके असरात होंगे। अब जाहिर बात है जो पीएमएलएन के वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं और इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट वगैरह हैं, उनके लिए तो ये एक खुश आइन बात होगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और पाकिस्तान में अब अगर जो सियासत हो और अगला इलेक्शन जो हो उसमें इवन प्लेइंग फील्ड मिले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को। नवाज शरीफ लीड करें पॉलिटिकल कैंपेन ऑन बिहाफ ऑफ पीएमएलएन, और इमरान खान लीड करें पीटीआई की तरफ से, और सियासी मैदान में जो भी जीतता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा कि उनको भी पता है कि नवाज शरीफ के लेवल का कोई भी और लीडर नहीं है पाकिस्तान में, और उनको कन्फ्रंट करना कोई आसान काम नहीं होगा। अभी तो ही हैज अ फील्ड डे, तो वो जा रहे हैं, वो समझ रहे थे कि नवाज शरीफ इज कौन। बार बार पाकिस्तान की तारीख में एक तो होता ये रहा है कि हर नवाज शरीफ की पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है स्पैन्स ओवर 40 इयर्स, लेकिन जब वो कहते हैं 80s में तो वो तो जर्नल्स के बलबूते पर आए थे, जिसमें हकीकत भी है। लेकिन 1993 में अप्रैल में जब गुलाम इसाक खान ने उनको चैलेंज किया था, तो ही वेंट ऑन टीवी टू से आई विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन। वो था 17 या 18 अप्रैल 1993।
अब उस बात को 29 साल हो गए हैं कि उन्होंने अपना वो जो था प्राइस पे कर दी है, मोर देन दैट पे कर दी है। और उस वक्त कहा गया कि वो सियासत से अब बाहर हो जाएंगे फॉर ऑल टाइम टू कम। फिर 99 में मिलिट्री इंटरवेंशन करके उनको अरेस्ट कर लिया, अटक जेल में डाल दिया, एक्साइल कर दिया। उस वक्त आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिपीटेडली कहा कि ही इज हिस्ट्री, अब वो वापस नहीं आए कि ही हैज नो रोल इन पाकिस्तान एंड सो ऑन। नॉट ओनली दैट ही केम बैक बट ही वॉन अ थम्बिंग मेजॉरिटी इन द 2013 इलेक्शन। यानी -1 करने का जो फॉर्मूला है वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ, तारीख कभी हो ही नहीं सकता। देखें ये हमें कोई लेबोरेटरी नहीं है पाकिस्तान कि उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। लेट द प्रोसेस रन एंड लेट पीपल डिसाइड कि जी कौन उनकी पसंद का लीडर है, कौन उनकी पसंद की पार्टी है, और फिर सबको रिजल्ट्स एक्सेप्ट करने चाहिए। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक हो गया। अवाम में मकबूलियत जो है वो बहुत जरूरी है, खासतौर पर जो वोट बैंक है वो आपका बनता ही अवाम से है। तो आप समझते हैं कि इतने मुश्किल फैसले लेने के बाद जो तमाम जो गलतियां आप कहते आ रहे हैं कि 3.5 साल में इमरान खान ने की, उसकी वजह से हमें ये मुश्किल फैसले लेने पड़े, तो क्या इन सख्त मुश्किल फैसलों के बाद भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे नवाज शरीफ भी वापस आ जाते हैं, इसहाक डार साहब भी वापस आ जाते हैं, तो अवाम का जो वोट बैंक है आपका वो मुतासर नहीं होगा होगा इन सारी सिचुएशन से? या कहीं ना कहीं ये जो लास्ट ईयर है, चूंकि ये इलेक्शन मुहिम का साल होता है, अवाम को रिलीफ देने का साल होता है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा इन दोनों के आने से? देखिए, अवाम को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। इसहाक डार का जहां तक ताल्लुक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर 99 पीरियड में भी थे, और उस वक्त जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटोनेशन किया था, जब सख्त तरीन सैंक्शंस लग गई थी पाकिस्तान पर, और जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी एक मुश्किल तरीन मरहले में थी। जाहिर है सैंक्शंस लग जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। IMF ने बंद कर दिया था, सारी दुनिया से सैंक्शंस लग गई, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। उस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकाला फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंडपॉइंट। 2013 में जब हुकूमत संभाली थी तो वो इतने जबरदस्त आशारिये नहीं थे, इंडिकेटर्स हमारे जो थे वो, और पाकिस्तान में बिजली का जाहिर है सीरियस तरीन बहरान था जिसमें इंडस्ट्री नहीं चल सकती थी। फिर आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कराची वाज नॉन फंक्शनल, यहाँ कोई गोरा 24 घंटे के लिए नहीं आता था। दिस इज द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, इसके बगैर तरक्की कैसे हो सकती है? पूरे पाकिस्तान में बम फट रहे थे जो टेररिज्म। जुबैर साहब, ये तमाम एक्सक्यूजेस जो हैं ये हम आप समझ सकते हैं, या जो इन तमाम बातों को समझ सकते हैं, आम आवाम जो है वो इसको नहीं समझेगी। आम आवाम को तो रिलीफ चाहिए। मैं यही को कह रहा हूँ, उन तमाम चीजों के बावजूद, और डरना हुआ 126 दिन, उन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप महंगाई देखें, जो कि सबसे नंबर 1 मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 40-42 साल के लोएस्ट लेवल पर था। ये तो नंबर्स है ना, और हमने जहाँ छोड़ा था 3.5% पर, और कंसिस्टेंटली मेंटेन किया। इसी तरह से उसके साथ साथ ग्रोथ, विच इज अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, कि जी ग्रोथ आपकी ऊपर जा रही है और इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ रही है। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसकी वजह से पावर्टी। ये तकरीबन मतलब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये इस साल में आप देख रहे हैं कि अवाम के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, अवाम को कुछ रिलीफ देंगे? अभी ये देखें, ये तो जाहिर जो भी फैसला हुकूमत करेगी वो तो फैसला होगा आने के बाद उनके कि क्या रिलीफ मेजर्स होते हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की वजह से भी बहुत सीरियस बहरान आ चुका है, और आइंदा आने वाले हफ्तों में दिस विल एस्केलेट बिकॉज सिंपली पाकिस्तान डज नॉट हैव द रिसोर्सेज कि उसको आप मैनेज कर सकें। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यह है परफॉर्मेंस पर बात की जाए, कारकर्दगी पर बात की जाए, और लोग परफॉर्मेंस को वोट करें। लोगों को इस हद तक बाशऊर होना होगा अगर वो चाहते हैं कि उनके वोट के ज़रिए सिलेक्शन हो और उनके वोट को इज़्ज़त मिले, उनके वोट की पावर हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो कारकर्दगी को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उनके लिए लगाए जा रहे हैं और उनके हलकों में क्या क्या काम उनके लिए किया जा रहा है, जो आवाम के लिए काम किया जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपना जो वोट है उसका हक इस्तेमाल करें। ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास, जिससे कल
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया और बहुत बेहतरीन अंदाज में, जिस अंदाज में कल ये मामला उठाया गया, पाकिस्तान का जो केस है, पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब से तबाही आई हुई है और उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं, उसमें उस सिलसिले को, उस केस को आलमी सतह पर जिस तरह से उजागर किया गया, वो बहुत शानदार था। और इसका रिएक्शन किस तरह आया, आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले 10 मिनट, 10 से 11 मिनट तकरीबन जो है वो सैलाब ज़दगान के से मुतालिक बात की गई। साथ ही साथ जो 6 मिनट के करीब वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर इशू पर भी बात की और साथ ही साथ जो है फ़लस्तीन के इशू को भी उजागर किया। जिस अंदाज में कल जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में रखा गया, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी आदिल निज़ामी साहब। आदिल निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आदिल निज़ामी साहब, इस तकरीर के बाद आप क्या देख रहे थे कि वहाँ पर क्या रिएक्शन था? बाकी सब जो ममालिक के सरबराहान थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और जब उन्होंने ये तकरीर सुनी तो उस पर इसके क्या असरात हुए, क्योंकि आप उसको लाइव देख रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर जब आए, उन्होंने अपनी स्पीच का आगाज़ किया, तो आगाज़ में ही उन्होंने बताया कि वो फ्लड इफेक्टिव एरिया जो है पाकिस्तान का, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, उसका दौरा करके आ रहे हैं। और जो दर्द है लोगों का, वो अभी भी उनके दिमाग और उनकी आंखों में है। उनके अल्फाज में भी वो महसूस किया जा सकता था जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जिस तरह अभी आपने बताया कि उन्होंने अपनी स्पीच के पहले 11 मिनट जो है फ्लड और क्लाइमेट चेंज पर बात की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी हैं, 33 मिलियन पाकिस्तानी, वो इससे मुतासिर है। पाकिस्तान जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। आगे फूड के हवाले से क्राइसिस आने वाला है, लोगों को रिहेबिलिटेट करना है हमने। उन्होंने जिक्र किया कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी और अपील की पाकिस्तान की मदद के लिए। साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं, जो बाइडन, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। स्पीच से कुछ टाइम पहले उनकी मुलाकात हुई थी और अमेरिकी खातून अव्वल भी उनके हमरा थी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया था खातून अव्वल का भी और साथ साथ अमेरिकी सदर का भी, कि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया अमेरिकी सदर ने स्पीच के दौरान यूएनओ में, कि पाकिस्तान स्टिल अंडर वाटर, तो वही प्राइम मिनिस्टर ने उसी को आगे थ्रू किया। पूरी दुनिया की इस टाइम नजरें पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है उस पर हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे मुतासिर जो है वो पाकिस्तान हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं, पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं कि हमारा हिस्सा तो बहुत कम है लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा हम है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया को मिलकर ना सिर्फ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करना होगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लोगों की रिहेबिलिटेशन है उनको दोबारा बिल्ड करना है, दोबारा उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। अगर ना लाया गया तो 1.4, उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी मजीद भी खतरे गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। उनको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। बाकी जो स्पीच थी बड़ी बैलेंस स्पीच थी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ABC कोई भी होगा, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, वो इश्यूज जो पाकिस्तानी रियासत को दरपेश है पिछले 74-75 ईयर्स से, उसने उसी को ही आकर एड्रेस करना है। सबसे बड़ा मसला जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर भी बात की, क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं 5 अगस्त 2019 के इंडियन जो एक तरफा इकदाम हैं, फिर कश्मीर की खसूसी हैसियत चेंज की गई, यूनाइटेड नेशन की करारदादों की वायलेशन की गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बात की, कहा कि हम ऑल दो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, हमारा नेबर है, ना सिर्फ इंडिया के साथ पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान पीस चाहता है और पूरी दुनिया में पीस के हवाले से जो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबके सामने है। लेकिन जो एक हल तलब मसाइल हैं जो यूएनओ के चार्टर पर पिछले 75 ईयर्स से मौजूद हैं, तो उनको भी दुनिया को हल करना होगा। कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से वहाँ पर आज भी लॉकडाउन और कर्फ्यू का समा है, वहाँ पर मावरे अदालत कत्ल किया जा रहा है। और इससे बढ़कर जो सबसे अहम चीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पर इस्तिस्वाबी राय होना है, लेकिन इंडिया जो है वो साजिश के तहत जो कश्मीरी अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी में कश्मीरी हैं, उनको मिनॉरिटी में तब्दील करने के लिए कोशा है। वहाँ पर लाखों डोमिसाइल्स जारी किए जा रहे हैं। अगर कभी यूनाइटेड नेशन या दुनिया को इस हवाले से कोशिश की जाए दुनिया की जानिब से कि वहाँ पर रेफरेंडम या इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, तो इंडिया जो कश्मीरी हैं उनको मिनॉरिटी में जो है ले जाने की कोशिश की जा रही है। बाकी प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की दुनिया के पीस के लिए, इस रीजन के पीस के लिए, अफगानिस्तान के हवाले से उनका भी जिक्र किया कि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान ने 80,000 जानें दी हैं,
$50 बिलियन का पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान क्राइसिस में हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें बहुत से हमें मसाइल का सामना है। तो दुनिया को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा जो है दुनिया के लिए वो अदा कर दिया है। दुनिया को भी आगे यानी आप बढ़ना है। समझते हैं कि दुनिया बड़े को एक बैलेंस तरीके से तमाम जो मसाइल हैं उनको एक प्रॉपर टाइम देकर जो है वो उस पर बात की गई। अच्छा आदिल, जरा मुझे ये बताइएगा कि जो कश्मीर का इशू जब डिस्कस हुआ तो उस पर रिएक्शन क्या था, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन उस पर क्या था, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर रहे थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ कंट्रीज के डेलीगेट्स मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से कुछ ही देर कबल जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच थी 11 नंबर पर। 12 नंबर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आकर स्पीच की, तो सारे डेलीगेट्स वहाँ पर मौजूद थे, वो सुन रहे थे। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी स्पीच ख़त्म की तो बहुत ज़्यादा क्लैप हुआ, बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कुछ देर वहाँ पर रुके, होल्ड किया उन्होंने। उसके बाद जो लोगों की क्लैप्स थी उसको सुनने के बाद वो वहाँ से रवाना हुए। तो दुनिया बिल्कुल पाकिस्तान को सुनना चाह रही थी, और जो ये हल तलब मसाइल है, मसला है कश्मीर जो है, इस पर बिल्कुल जो वहाँ पर इस टाइम जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद जो पैदा शुदा सूरत हाल है, उसमें हमने देखा ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, OIC, अमेरिकन यहाँ पर सेनेटर्स ने और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने उसमें काफ़ी अपने कंसर्न जो है वो शो किए थे। शायद ये उन्हीं का नतीजा था कि इंडिया के अंदर जो इस टाइम भारत के अंदर जो इस टाइम इंसानी हकूक की सूरत हाल है, वहाँ पर 200 मिलियन मुसलमान जो आबाद हैं वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। यही वजह थी कि मोदी जो है वो खुद नहीं आए, उनकी जो है वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी जानिब से वहाँ पार्टिसिपेट किया गया और स्पीच की गई। तो इंडिया जो थोड़ा सा हमें बैक फुट पे इस पूरे मामला में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया का प्रेशर मौजूद है, इंसानी हकूक की तंजीमें जो है उनका प्रेशर मौजूद है। OIC जो कश्मीर के हवाले से ग्रुप है, फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के, उन्होंने उसकी सदारत भी की थी, और एक वाज़ेह मैसेज वहाँ से भी आया था कि जो कन्फ्लिक्टेड चीज़ें हैं इनको रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज में गुर्बत है, एजुकेशन के जो मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं उनको दुरुस्तगी की तरफ जाना चाहिए और सही समत में जाना चाहिए, ताकि जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब हमारे थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मौजूदा मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे डॉलर की। तो डॉलर जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर जो है मुसलसल घटती जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर अभी कुछ रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसहाक डार वापस आ रहे हैं, तो शायद जो मुआशी समत है वो दुरुस्त हो जाए, और मिफ्ताह इस्माइल की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इख्तलाफ ज़ाहिर किया जा रहा था। इस पर हम आज कुछ बात करेंगे। मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि डॉलर हम देख रहे हैं कि मुसलसल चढ़ता ही जा रहा है, मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं पर स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं आप? जब हम डॉलर हैं तो पाकिस्तान दो, एक तो ओपन मार्केट है जिसमें मनी चेंजर्स हैं, जिसमें आपके जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, कोई $100 खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है। वो छोटी मार्केट है, तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर की रोजाना की मार्केट है, ये मेरा तखमीना है। उससे बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंटर बैंक की मार्केट है, वो कोई 350-400 मिलियन डॉलर की उसमें ट्रेड होती है रोजाना की। अब मामला कुछ ऐसा है कि डॉलर का एक संगीन, एक खतरनाक किस्म का फुकदान है ओपन मार्केट के अंदर भी और इंटरबैंक मार्केट के अंदर। तो इंटरबैंक में अगर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने डॉलर बेचते हैं, उनके पास 30-31 अरब डॉलर साल का बनता है। जो इंपोर्टर्स हैं उनको कोई 80 बिलियन डॉलर चाहिए अपनी इंपोर्ट्स के लिए। तो इंपोर्टर्स जो है इंटरबैंक मार्केट में जब जाते हैं डॉलर खरीदने के लिए, एक्सपोर्टर्स अपने डॉलर बेचते हैं, वहां पे एक, जैसे मैंने कहा, बहुत ही खतरनाक किस्म का डॉलर्स का फुकदान है, और उस फुकदान के नतीजे में हम देख रहे हैं कि रुपए की वैल्यू मुसलसल जो है वो गिरती चली जा रही है, दोनों मार्केट में, ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक मार्केट में। तो इसको स्टेबल किस तरह से किया जा सकता है? इस वक्त गवर्नमेंट को क्या एक्शन करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या जो फैसला साज शख्सियात बैठी हैं इस्लामाबाद में, वो कुछ ऐसा काम करना भी चाहती हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो जो पहली तरजीह मुझे लग रही है वो ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कौन बनाएगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई किस तरह करनी है। जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं कि डॉलर को किस तरह रुपए के सामने स्टेबलाइज करना है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि कोई खास तवज्जो दी नहीं जा रही। सिम्त में हम जा रहे हैं
मेरा खदशा ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। किसी किस्म की इमरजेंसी के इकदामात हुकूमत को उठाने पड़ेंगे अगर सिमत बदली ना गई। अगर इसी सिमत में जाते रहे कि सारी की सारी सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहे और किसी किस्म के जो हंगामी इकदामात हैं वो ना उठाए गए तो मामला खराब से खराबतर होता नजर आ। तो इसहाक डार की वापसी की भी खबरें हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ये जो मौशी डायरेक्शन है इसको दुरुस्त करने में कामयाब हो सकेंगे अगर वो आ जाते हैं और वजीर खजाना भी बन जाते हैं? जी, किसी भी वजीर खजाना की जो कामयाबी है अगर उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जज की जाए तो 2013 से 2017 तक इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे। दो चीजें जो हम देखते हैं वो एक ग्रोथ लेवल देखते हैं कि जीडीपी की कितनी ग्रोथ हुई, तो वो तकरीबन 4% चल रही थी उस दौरान, विच इज प्रीटी गुड, अच्छी है। और दूसरा हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन की शरह यानी कि महंगाई की शरह क्या थी, तो वो 2013-2017 से महंगाई की शरह तकरीबन 7.5 थी, जो अब आप सोचिए कि तकरीबन 30% पे कहीं पहुंच रही है। उन दोनों इशारियों की नजर में आप देखें तो ही हैज प्रूवन टू बी अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उनके जो दो सतून थे उनकी पॉलिसी के, वो पहला सतून ये था कि रुपए को ओवर वैल्यू रखना है, और दूसरा सतून ये था कि जिसको कहते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, और उसके नतीजे में जो है वो नौकरियां क्रिएट होंगी और जो बेरोजगारी का रेट है वो नीचे आएगा। अब अगर वही दो सतून के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो कामयाबी वहां नहीं होगी, और उसकी वजह ये है कि अगर रुपए को ओवर वैल्यू रखना है, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये एक्सपेंशन इकोनॉमी का मॉडल था जिसको वो उस वक्त जो है वो अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जाने की जरूरत है, तो कोई नया मॉडल लाना पड़ेगा और इसहाक डार साहब को जो है वो एक नए मॉडल को का फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। जी, वो पुराना वाला मॉडल जैसे मैं कह रहा था कि डॉलर्स तो स्टेट बैंक के पास बचे नहीं हैं कि वो मार्केट में फेंके जा सकें। आपको याद हो लास्ट टाइम जब वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, तो उन्होंने तकरीबन 8 अरब डॉलर स्टेट बैंक के खजाने से निकाल के मार्केट में फेंके थे, जिसकी वजह से उन्होंने रुपए की वैल्यू जो है उसको ओवर वैल्यू रखा था। फिर वो जो पुल बनाने और सड़कें बनाने वाला मॉडल है, वो इस वक्त आप देख लीजिए कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में टोटल 900 अरब रुपया पड़ा है, और वो भी फ्लड की तरफ, सैलाब ज़दगान की तरफ उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वहां भी पैसा नहीं है। तो पुराना मॉडल तो नहीं चलेगा, नया मॉडल कुछ बनाना पड़ेगा। सही, नया मॉडल बनाना पड़ेगा। तो क्या अगर इसहाक डार साहब आते हैं तो डॉलर को मार्केट में लाकर जो है वो डॉलर की कदर को रोक सकते हैं? इस टाइम पे पोजीशंस ऐसी है जैसे पहले उन्होंने कहा जाता था कि उन्होंने आर्टिफिशियली उसको होल्ड किया हुआ था, क्या अभी हमारे पास उसकी ऑप्शन होगी? जी, पहली दफा जब उन्होंने होल्ड करके रखा था उसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक मैंने आपके सामने रखी कि स्टेट बैंक के पास डॉलर्स का एक जखीरा था जो इसहाक डार साहब ने इस्तेमाल किया, वो अब नहीं है। और दूसरी वजह ये थी कि 2013-2017 के पीरियड के दरमियान जो हमारा करंट अकाउंट का खसारा था वो ये नहीं था जो आज है। आज तो हम 18-19-20 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। तो जमीनी हकायक ऐसे नहीं है कि जो इसहाक डार साहब को इजाजत देंगे कि पुराने वाले मॉडल के ऊपर दोबारा से अमल किया जाए। सही, तो डॉक्टर साहब हम ये आईएमएफ से इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर्जों की अदायगी जो है मौखर कर दें, क्या इसका रिलीफ, अगर ये कर्जे जो हैं वो वक्ती तौर पर मौखर हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, बाद में हमें उसकी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो क्या इससे कुछ अवाम बेहतरी की तवक्को करें, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए, जैसे मैं शुरू में आपसे कह चुका हूं कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत है, और अगर हुकूमत कोई हंगामी बुनियाद के ऊपर कोई इकदाम नहीं उठाती तो थिंग्स आर गोना गेट वर्स। और हंगामी इकदाम की मैं ये बात कर रहा हूँ कि तवानाई की बचत करनी पड़ेगी। अभी हम कोई 25 बिलियन डॉलर का जो है वो पेट्रोल डीजल खरीद लेते हैं, कोई 2 बिलियन का कोयला आ रहा है, हमारे पावर प्लांट्स जो हैं उनमें किसी किस्म की जो तवानाई को बचत करने की स्कीमें नहीं है। हमारा घरेलू सेक्टर जो है उसमें हम तवानाई नहीं बचा पा रहे, जो पावर सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसी तरह तजारत खोलनी पड़ेगी, हमसाया ममालिक से तजारत खोलनी पड़ेगी। और फिर जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है जो तकरीबन 56% आमदन जो है विफाक की वो सूबों में बांट देता है, उसको मैं समझता हूँ कि रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, वो नहीं चल पाएगा।
फिर बैंकों का आपने देखा कि हमें पता चला है कि कुछ 7 या 8 बैंकों ने पिछले 3 महीनों में कोई 22 अरब रुपया जो सट्टा किया उन्होंने एक्सचेंज मार्केट में वहां से कमा लिया। उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उनको टेम किस तरह करना है, ये हंगामी इकदाम जब तक नहीं उठाए जाएंगे मामला दुरुस्त होता नजर नहीं है। सही, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएं कि जिससे जो रुपया है वो सर्कुलेट कर सके? जी, सर्कुलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त जो असल बीमारी है मईशत के अंदर वो डॉलर के फुकदान की बीमारी है। रुपये की सर्कुलेशन बढ़ाई जाए, मईशत का पहिया तेज चले, सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इस वक्त जो असल बीमारी की जड़ है वो डॉलर का फुकदान है। जब तक कोई डॉलर का टीका नहीं लगता बैरूनी सोर्सेज से, ये फुकदान खत्म होता नजर नहीं आ रहा। और हमारी हुकूमत जो है वो किसी किस्म के हंगामी इकदाम उठाने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आती, या अगर उसके पास कोई मंसूबा है तो वो मंसूबा हमसे शेयर नहीं किया। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम मेरे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि डॉलर का फुकदान है, सबसे पहले तो जो डॉलर है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ताकि इस कमी को दूर किया जा सके और ताकि जो हमारा जो रुपया है वो मुस्तहकम होने की तरफ आ सके और जो रुपया है वो सर्कुलेट कर सके ताकि हमारी मईशत बेहतर हो सके। और इसके लिए जो है वो इस वक्त हंगामी तौर पर कुछ एमरजेंसी इकदाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।